हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे और आज इस वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है। सारी वीडियोस की मैं प्लेलिस्ट बना रखी हूँ, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, सो दैट और भी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य, शुंग एवं कन्नव राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनाडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। ठीक है, तो ये सबसे जो भी ये पिंक से हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट्स है। यही सबसे ऑब्जेक्टिव्स निकल के आते हैं, तो आप इसे कहीं नोट डाउन करते चलो और फर्दर आपको हेल्प मिलेगा रिविज़न में। ठीक है, जैसे इससे क्वेश्चन आ सकता है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था ना, तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। फिर शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। इस तरह से आप लिखते चलो। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कन्नव वंश की स्थापना की। कन्नव वंश का अंतिम राजा कौन था, तो सुशर्मा हुआ। ठीक है, कन्नव वंश का जो अंतिम राजा था वो सुशर्मा था। फिर है सातवाहन राजवंश। ठीक है, ये ब्राह्मण साम्राज्य के सारे राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो पहला हमने ये देखा और अभी दूसरा है सातवाहन राजवंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, शातकर्णी, गौतमीपुत्र शातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाद्य थे। हाल ने तथा गुणाद्य ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की। तो इससे भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि बृहद कथा पुस्तक जो है उसकी रचना किसने की थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो गुणाद्य ने ना, हाल ने और गुणाद्य ने। फिर है सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेख्य प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों ने नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, सातवाहन जो थे उनकी राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृत, और उनका लिपि क्या था, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, सातवाहनों में हमें मात्र त्रिंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र आदि। तो उनकी माताओं के नाम पर उनका नाम रखा जाता था ना सातवाहनों का। फिर है लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं मिलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। फिर ये इंपॉर्टेंट नोट दे दिया है एक, इसे भी देख लेंगे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। ठीक है, फिर अगला है चेदी राजवंश, जिसे कलिंग भी कहते हैं। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था।
खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। तो ये हमने देखा, ये राजवंशों, ब्राह्मण राजवंशों के नाम और उनका जो भी हिस्ट्री था उनके बारे हमने देखा। अब अगला है भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। ठीक है। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस II ये तो प्रथम था, और ये एंटियोकस द्वितीय जो है उसके शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमीट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंडी, अल्कीडस तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमीट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। इसकी राजधानी शाकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। फिर है हिंद यूनानी। भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं, है ना। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। अब ये इंपॉर्टेंट नोट देखिए, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो पर्दा यूनानियों ने प्रचलन किया था उसको वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो यवनिका के नाम से। फिर अगला है शक। यूनानियों के बाद शक आए। ठीक है, शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मो था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदमन प्रथम था। देखिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी तक था गुजरात के बड़े भाग पर ना। इसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषाओं में लंबा अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे ना, याद रखिएगा। सारा जो अभिलेख था वो पहले प्राकृत भाषा में हुआ करता था, पर रुद्रदामन जो है वो उसने संस्कृत भाषा में जारी किया। ठीक है, वो संस्कृत प्रेमी था, संस्कृत भाषा प्रेमी था। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे ना। भारत में जो शक राजा होते थे वो अपने आप को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे ना। तो इससे भी क्वेश्चन निकल सकते हैं। ये सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं आप उसे नोट डाउन करते चलो। फिर है पार्थियाई या पल्लव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद
पार्थियाई लोगों का अधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारतीय आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था ना, इनका मूल स्थान कहाँ था? ईरान में। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही पढ़ने को है। ये नाम याद रखिएगा, राजा गोंडोफर्निस। फिर है कुषाण। पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोकरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था ना। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। फिर है बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। ठीक है, कनिष्क को किसने हराया था? तो पेन चौवा ने। वो कौन था? चीनी जनरल था, चीनी का जनरल था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए ना। सोने का सबसे ज़्यादा सिक्का जो है वो किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने, कुषाण राजाओं ने ना। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कनिष्क का राज्य वैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की। वसुमित्र, पाशर्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे और यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी ना। कुषाण राजा को क्या कहते थे? देवपुत्र। और ये उपाधि इनको किनसे मिली थी? चीनियों से ना। गांधार शैली व मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था ना। मथुरा शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। फिर है संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है: पथ्युत्पातु, इत्तुथोकै तथा पादिनेन कीलकनवक्कु। फिर है तिरुवल्लुर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसमें इसके विशेष त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। ये सारणी देख सकते हो आप, स्थान दिया हुआ है यहाँ अध्यक्ष और उनके संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ के नाम दिए हैं ना, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो।
फिर है इलांगोकृत शिल्पाधिकारम है, जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग है जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी सीतलैशत्तनार ने मणिमेकालय की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारण एवं मणिमेकालय की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दृढ़नाथ की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दिया जाता है और कहा जाता है कि तिरुतक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों में लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतारम है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्य चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पुतन का निर्माण इसी के समय हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरनुपादे में करिकाल का संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजिरल, नेरुंजिरल आदन एवं शेनगुट्टुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टॉपिक्स देखेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आपको इससे हेल्प भी ज़रूर मिल रहा होगा। अगर आप नोट डाउन करते चल रहे होगे तो तब ये ज़रूर फ़ायदेमंद हो रहा होगा आपको, बिकॉज़ नोट डाउन नहीं करोगे तो फिर रिवीजन में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कंटिन्यू वीडियोस बार बार देखना मुश्किल होता है। और कहीं हम नोट करके रख ले तो उसको रिवाइज़ कर सकते हैं फर्दर। और तो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, सो दैट और भी एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल सके। और अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, आपको फ्री PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।